वेलकम स्टूडेंट। पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम विभिन्न आर्थिक प्रणालियों की विशेषताओं को देखेंगे। पहले वाले वीडियो में आपने तीनों जो आर्थिक प्रणालियाँ होती हैं उनके अर्थ का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम तीनों आर्थिक प्रणाली के अलग अलग विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। इसके अर्थ में हमने देखा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। निजी स्वामित्व के कारण निजी उत्पादन का अधिकार होता है, तो निजी संपत्ति का अधिकार इसकी पहली विशेषता है कि उत्पादक पक्ष को अपनी निजी संपत्ति रखने का पूर्ण अधिकार होता है। दूसरी, आर्थिक स्वतंत्रता। व्यक्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने के लिए उसको आर्थिक स्वतंत्रता होती है। वो जो भी उत्पादन करना चाहे उत्पादन कर सकता है, उसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। तो आर्थिक स्वतंत्रता होती है तो व्यक्ति को उत्पादन करने की प्रेरणा मिलती है, व्यक्ति उत्पादन कार्य में संलग्न होता है। उपभोक्ता की सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता से तात्पर्य है कि उपभोक्ता की सार्वभौमिकता की स्थिति होती है कि चूंकि निजी संपत्ति का अधिकार है, आर्थिक स्वतंत्रता की स्थिति है, तो व्यक्ति विशेष निजी लाभ की प्रेरणा से प्रेरित होकर के ही कार्य करेगा। जिसका जितना ज़्यादा निजी लाभ होगा उतना ही वो आगे प्रेरणा मिलेगी उसे कि वो और आगे उत्पादन कार्य करे। तो इसके लिए उपभोक्ता की सार्वभौमिकता को ध्यान में रखना होता है कि उसने जो प्रोडक्ट बनाया है उत्पादक पक्ष ने, वो उपभोक्ता को पसंद आए, उपभोक्ता उसको इस्तेमाल में ले, तभी उसकी बिक्री बढ़ेगी और तभी उत्पादन का लाभ बढ़ेगा। इसलिए उपभोक्ता की सार्वभौमिकता होती है। उपभोक्ता को ध्यान में रख कर के ही उत्पादन प्रक्रियाएं गति करती है। फोर्थ पॉइंट है प्रतिस्पर्धा की स्थिति। चूंकि निजी लाभ का उद्देश्य रहता है, आर्थिक स्वतंत्रता है, तो इस तरीके से इनमें सब में प्रतिस्पर्धा की स्थिति होती है। एक जिसको कहा जाता है गला काट प्रतिस्पर्धा की स्थिति होती है कि व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए निजी लाभ को ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिस्पर्धा की स्थिति के अंतर्गत कार्य करता है। अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए वो उसका एडवर्टाइजमेंट करता है, प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री देता है। इस तरीके से कंपटीशन की स्थिति होती है कि वो प्रतिस्पर्धा की स्थिति के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर उसकी तरफ आए, तो उसके लिए वो उन सब में आपस में कंपटीशन की स्थिति बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन में निजी लाभ का उद्देश्य। कि उत्पादन जो है वो निजी लाभ के उद्देश्य के दृष्टिकोण से किया जाता है, क्योंकि सरकारी हस्तक्षेप का अभाव होता है, आर्थिक स्वतंत्रता है, तो व्यक्ति अपने निजी लाभ को सर्वोपरि रख करके ही कार्य करता है कि उसको अपना व्यक्तिगत हित है उसको प्राथमिकता देता है, चाहे उसके लिए उसे दूसरे का अहित भी हो जाए, लेकिन अपना निजी लाभ का उद्देश्य वो उसका सर्वोपरि रहता है। अगला है सरकारी हस्तक्षेप का अभाव। इसके अर्थ में हमने देखा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप है उसका अभाव होता है। जो सरकार होती है उसका कार्य केवल सामरिक व्यवस्था को बनाए रखना, सीमा सुरक्षा को बनाए रखना, अस्त्र शस्त्र का निर्माण करना, केवल वहाँ तक ही सीमित रहता है। आर्थिक क्रियाएं जो होती है उनमें सरकारी हस्तक्षेप का अभाव होता है। सरकारी हस्तक्षेप उसमें सरकार जो क्रियाएं होती है उसमें दखल नहीं करती हैं। आर्थिक क्रियाएं जो होती है वो मांग पूर्ति के आधार पर स्वमेव चलती रहती हैं। लास्ट पॉइंट है कीमत संयंत्र द्वारा उत्पादन का निर्धारण। चूँकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, तो उत्पादन प्रक्रिया में कीमत संयंत्र अर्थात मांग और पूर्ति के संतुलन के आधार पर ही उत्पादन का निर्धारण होता है। कि उत्पादक पक्ष ने प्रोडक्ट बनाया, मांग के आधार पर प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसकी जो डिमांड होगी उसके आधार पर उपभोक्ताओं को वस्तुओं की उपलब्धता हो जाएगी। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उपभोक्ता पक्ष को जितनी डिमांड करेगा, वस्तुओं का उपभोग करेगा, उतना ही ज़्यादा उत्पादन है उसको प्रेरणा मिलेगी आगे और अधिक बढ़ाने की। तो इस तरीके से कीमत संयंत्र के द्वारा उत्पादन का निर्धारण होता है। कि जैसे हम कह सकते हैं कि जो सेका नियम था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी जो पूर्ति होती है स्वयं अपनी मांग को जन्म देती है। कि प्रोडक्ट बनाया जाएगा, सप्लाई की जाएगी, तो अपने आप उसकी मांग जनरेट होगी तो उत्पादन को प्रेरणा मिलेगी, उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगी और आर्थिक क्रियाएं गतिशील होंगी।
तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, और विशेषताएं भी हो सकती है, लेकिन हमने कुछ संक्षेप में मुख्य विशेषताओं को इसमें शामिल किया है, जो कि अन्य अर्थव्यवस्था से एक विपरीत स्थिति में आपको प्रदर्शित होंगी, जिससे आप तीनों अर्थव्यवस्थाओं को अलग अलग इसकी व्याख्या कर सकेंगे। आगे देखते हैं हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। पहला जो इसका मुख्य लक्षण है, मुख्य विशेषता है, वो है उत्पादन के साधनों पर सरकारी स्वामित्व। कि जो उत्पादन के साधन होते हैं उस पर पूरी तरीके से सरकार का स्वामित्व होता है, सरकार का हस्तक्षेप होता है। दूसरी, केंद्रीय आर्थिक नियोजन व्यवस्था। चूँकि सरकारी हस्तक्षेप है, इसलिए सरकार के द्वारा एक आर्थिक नियोजन व्यवस्था होती है कि उत्पादन के साधनों पर उसका नियंत्रण रहता है। तो वो इस तरीके से एक नियोजन व्यवस्था बनाता है कि जिससे कि सबका हित हो सके। जो सार्वजनिक हित के आधार पर कार्य होता है, तो एक आर्थिक नियोजन, एक प्लानिंग के फलस्वरूप जो कार्य व्यवस्था है वो केंद्र के द्वारा की जाती है। तीसरा, उत्पादन व वितरण पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण होता है। चूँकि समाजवादी अर्थव्यवस्था है, सरकारी हस्तक्षेप है, इसलिए उत्पादन और वितरण पर सरकार का एक नियंत्रण रहता है। सरकार डिसाइड करती है कि प्रोडक्शन है वो क्या होगा, किसके लिए किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इन सब पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकतम सामाजिक कल्याण का उद्देश्य सर्वोपरि। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जहां हमने देखा था निजी लाभ सर्वोपरि होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में अधिकतम सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से कार्य होता है। तो यहाँ सामाजिक उद्देश्य है वो सर्वोपरि होता है, अधिकतम जो सामाजिक कल्याण की भावना के दृष्टिकोण से कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक समानता की स्थिति। चूँकि वितरण पर सरकारी नियंत्रण है, उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण है, तो एक आर्थिक समानता की स्थिति उत्पन्न होती है कि किसी का शोषण नहीं होता श्रमिकों का। सरकार के पास पूर्णतः सरकार का हस्तक्षेप होता है, तो वो एक आर्थिक समानता की स्थिति को लाता है, जिसको हम देख सकते हैं कि हम सर्विस क्लास में हम देख सकते हैं कि इनकम टैक्स के माध्यम से किया जाता है, आयकर के माध्यम से किया जाता है। तो ये जो एक इनकम स्लैब में आय के जो स्लैब है उनमें एक निश्चित स्तर पर है, तो उनसे आय को लेकर के टैक्स के माध्यम से उनके माध्यम से सरकार आय सृजन करती है, और उस आय का प्रयोग जो है वो सरकारी योजनाओं में, सरकारी व्यय में किया जाता है। तो एक आर्थिक समानता की स्थिति होती है कि जो समाज है उसके अंतर्गत जो आर्थिक स्तर है उसमें बहुत ज़्यादा विभेद उत्पन्न ना हो सके। तो ये दृष्टिकोण को उसके अंतर्गत ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र मूल्य प्रणाली की अनुपस्थिति। कि कीमत स्वतंत्र मूल्य प्रणाली की अनुपस्थिति होती है कि सरकारी हस्तक्षेप होता है, तो सरकारी कीमत को निर्धारित करती है। सरकार यदि चाहे तो वस्तु की जो कीमत है वो उसको व्यक्ति के उत्पादन दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए उसकी कीमत प्रणाली को प्रभावित कर सकती है। तो इस तरीके से स्वतंत्र मूल्य प्रणाली की अनुपस्थिति होती है। या प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है तो सरकार उसको खरीद सकती है। जैसे कि कृषि में होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसका भी अभी कृषि आंदोलन में जो चल रहा है उसमें जिसका सरकार के परिप्रेक्ष्य में जिसका विरोध किया जा रहा है कि सरकार उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त करना चाहती है, जबकि किसान वर्ग है वो उसको बनाए रखना चाहता है। कि उस न्यूनतम समर्थन मूल्य में क्या होता है कि प्रोडक्शन जो होता है कृषक का वो पूरा का पूरा सरकार एक समर्थित मूल्य पर खरीद लेती है। तो उससे जो कृषक वर्ग है उसको अपने प्रोडक्शन की जो आय है वो प्राप्ति हो जाती है। तो स्वतंत्र मूल्य प्रणाली की अनुपस्थिति समाजवादी अर्थव्यवस्था में नहीं तो पूरी तरीके से जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसका कार्य आ जाएगा, तो जो पूंजीपति वर्ग है उसी को लाभ होगा। लास्ट है शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विकास। समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से विकास होता है, क्योंकि इसमें प्रतिस्पर्धा की स्थिति नहीं होती, एक आर्थिक समानता की स्थिति होती है। तो उसके कारण एक लोकतांत्रिक विकास होता है कि सभी लोगों का सार्वजनिक हित को ध्यान में रख कर के कार्य किया जाता है। तो एक लोकतांत्रिक रूप से सभी लोगों का एक साथ विकास प्रक्रिया है वो गति करती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब हम देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें कुछ विशेषताएं पूंजीवाद की है, कुछ विशेषताएं हमारी समाजवाद की है।
तो पहली है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है, यानी दोनों साथ में रह कर के कार्य करती है। कुछ निजी क्षेत्र होते हैं, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की पार्टनरशिप होती है, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल भी कहा जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे आजकल प्राइवेट स्कूल्स हो गए हैं, तो प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं पूरी तरीके से होते हैं, लेकिन यदि उनको गवर्नमेंट कुछ अनुदान देती है तो उसमें एक पार्टनरशिप के रूप में कार्य करती है, कि सरकारी कुछ नियम है वो उनको मानने पड़ेंगे क्योंकि गवर्नमेंट उनको कुछ अनुदान दे रही है। तो एक तरीके से पार्टनरशिप के आधार पर भी कार्य होता है। नेक्स्ट है योजनात्मक अर्थव्यवस्था व सरकारी नियंत्रण, कि सरकार का एक योजना के आधार पर अर्थव्यवस्था का कार्य होता है और सरकारी नियंत्रण है वो बना रहता है। पूरे प्रतिवर्ष बजट की प्रक्रिया होती है, उसके आधार पर कार्य होता है। योजनाओं का नियंत्रण आकलन होता है, तिमाही मूल्यांकन होता है, उसके आधार पर अर्थव्यवस्था की प्रगति का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट है निजी संपत्ति और आर्थिक समानता। निजी संपत्ति पूंजीवादी क्षेत्र के आधार पर, कि निजी संपत्ति का अधिकार होता है, लेकिन एक आर्थिक समानता की स्थिति है कि यदि इस लेवल से ज़्यादा है, किसी स्तर से ज़्यादा है, तो उसके ज़्यादा होने पर सरकार उससे टैक्स के रूप में जो आय संपत्ति है वो ले सकती है, जिसका प्रयोग वो सार्वजनिक कल्याण की भावना से किए गए कार्यों में लगा सकती है। तो निजी संपत्ति और आर्थिक समानता की स्थिति है वो बनी रहती है। लाभ उद्देश्य तथा सामाजिक कल्याण। लाभ का उद्देश्य है, निजी लाभ उद्देश्य को भी प्रेरणा दी जाती है, लेकिन सामाजिक कल्याण को भी सर्वोपरि रखा जाता है, जिसके आधार पर इसको कहा जाता है समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट है एकाधिकार पर नियंत्रण, जो कि सरकारी नियंत्रण है, इसलिए निजी क्षेत्र को प्राथमिकता है, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में एकाधिकारी पर एक नियंत्रण होता है कि एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाए, क्योंकि यदि एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो वो पूरी तरीके से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर गति करेगी। इसलिए एकाधिकार पर नियंत्रण होता है, सरकारी हस्तक्षेप होता है, सरकारी कुछ रेगुलेशन होते हैं, जिसके माध्यम से मोनोपोली पावर है वो डेवलप नहीं हो पाती है, जिसके कारण निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व वो बना रहता है। और लास्ट है आपका कीमत संयंत्र तथा आदेशों द्वारा अर्थव्यवस्था का संचालन, कि जहां मांग और पूर्ति है, कम उत्पादन है, इसमें मांग और पूर्ति के आधार पर कीमत संयंत्र के आधार पर उत्पादन प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन जहां बहुत बड़े लेवल पर उत्पादन होना है, या सार्वजनिक कल्याण के दृष्टिकोण से यदि उस उत्पादन से किसी का अहित हो रहा है, तो आदेशों के द्वारा भी अर्थव्यवस्था का संचालन होता है, अर्थात सरकारी हस्तक्षेप के द्वारा उस प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया जाता है और एक उचित अर्थव्यवस्था है उसका उचित आर्थिक नीति बनाई जाती है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं जो कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में शामिल हैं, जिसके कारण यहाँ लोक कल्याणकारी भावना से कार्य किया जाता है और भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था की ओर निरंतर गतिशील हो रही है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मुख्यतः जो डेवलप्ड कंट्री हैं, विकसित देश है, उनमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तभी वहाँ टेक्नोलॉजी कैपिटल ज़्यादा है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूरी तरीके से समाज का हस्तक्षेप, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो दोनों के गुणों को लेते हुए एक व्यवहारिक अर्थव्यवस्था, एक समाज कल्याण, एक वसुधैव कुटुंबकम की अर्थव्यवस्था के रूप में कार्य करते हुए गतिशील है। तो इस प्रकार ये तीनों अर्थव्यवस्थाएं जिनकी विशेषताओं को हमने आज के वीडियो में देखा। थैंक यू।